सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी जो आप लोगों की कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आप एसएससी, एमपी पुलिस या एसआई जहाँ का भी हो, है ना। एमपी पुलिस एज ए स्टेट मैंने बोला, किसी भी स्टेट का, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, इट मींस यूपीएससी, सभी के अंतर्गत ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी से सब आप लोग देखो, किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ें, उस सब्जेक्ट का वेटेज देखें, ओल्ड क्वेश्चन से जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको देखें आप। पक्का आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मैं करवा रही हूँ बहुत सिलेक्टेड है ना। आपको ना भी लगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पेपर देख के देख लेना, आप लोग पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात ये कि वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं रहता है, मोस्टली 30 to 35 मिनट्स का वीडियो रहता है, तो आप इसको एक दो बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। बिगड़ क्या रहा है हमारा? ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है पॉलिटी के अंतर्गत, वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, दो पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। आज पार्ट फर्स्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड रहेगा। ठीक है। ये मैं हूँ। चलिए, जस्ट वेट। हम्म सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे कि एक से स्टार्ट हो जाते हैं, टोटल 395 आर्टिकल्स है के। 395 आर्टिकल में संशोधन होते होते ये 445 तक पहुंच चुका है, लेकिन मूल जो है वो 395 है। इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में क्या होगा, लॉ का, विधि का शासन रहेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी ने खून करा किसी का, तो ऐसा नहीं होगा कि ए व्यक्ति के लिए सजा कुछ और बी व्यक्ति के लिए सजा कुछ और। विधि का शासन सभी व्यक्तियों के लिए, सभी भारतीयों के लिए समान होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तक पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता की प्रथा को समाप्त करता है। जो अनटचबिलिटी रूल है उसे खत्म करने की बात कहता है। आप अस्पष्टता के तौर पर किसी भी जाति, समाज, है ना, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अस्पष्टता है, उसी का खंडन करता है अनुच्छेद 17। अस्पष्टता को रोकने के लिए 15 के साथ, जो 17 है उसके साथ 52 भी क्या होता है, लागू होता है। 15 टू 15 2 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। किसके साथ लागू हो रहा है ये? अनुच्छेद 17 के साथ। भारतीय संविधान के अनुसार 15 2 के अनुसार, धर्म, किसी को हम धर्म से लेकर या मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों या सार्वजनिक रेस्टोरेंट या होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सार्वजनिक प्लेस पे हम ये नहीं कह सकते कि भैया तू इस जाति से है या तू इस धर्म से है या तेरा जन्म स्थान ये है। इन सब को क्या कर प्रतिबंधित करता है ये कानूनन, क्या है, जुर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको आर्टिकल 17 के साथ 15 2 भी क्या करता है, इस पे लागू होता है। चलिए, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधि मतलब किसी को कुछ विशिष्ट उपाधि देना, उस चीज का ये क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। इस अनुच्छेद के जरिए भारत में उपाधियों की मान्यता और सम्मान को खत्म किया गया है, लेकिन कुछ उपाधियां हम दे सकते हैं, जैसे कि राज्य, सेना या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई शिक्षा के क्षेत्र में या सैन्य के क्षेत्र में अपन पढ़ते हैं ना, परम वीर चक्र, लाइक इट, है ना। भारत के नागरिकों को उनके अभिनव काम के लिए दिए जाने वाले
पुरस्कारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सभी चीज ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना? कोई अच्छा काम कर रहा है और उसे हम नवाज रहे हैं, तो ये उसके लिए क्या है, एक मोटिवेशनल का काम है। तो कोई अच्छा कार्य भी कर रहा है, भारत के नागरिकों को उनके अभिनव काम के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई विशेष उपाधि के लिए क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया है कि जो सामाजिक भेदता है वो उसका अंत हो। चलिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें भाषण, प्रेस, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ, निवास, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि भारत में हम कहीं जाकर बस जाए, हम शांतिपूर्वक क्या करें, मीटिंग कर लें, संघ बना लें, ये सब आपको आर्टिकल 19 देता है। और आर्टिकल 19 ये एक्चुअली 19 ए से लगाकर 19 वन ए से लगाकर 19 वन जी तक है, जिसमें 19 वन ए 19 वन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, विचारों और सूचनाओं को क्या किया जा सकता है, आदान प्रदान। ये देखो, ये आर्टिकल जो है 19, ये 19 वन ए से लगाकर इसमें इतने भाग है, 19 वन जी तक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। उसी में से 19 वन ए जो है, इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, विचारों और सूचनाओं की क्या है, आदान प्रदान की स्वतंत्रता दी गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में ही 20 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन है ये। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, ये भी बहुत आईएमपी है। अनुच्छेद 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और अन्य इस तरह के जो बालाश्रम है, मतलब जो बलपूर्वक हम करवा रहे हैं किसी से श्रम कि नहीं तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तो ये सब क्या है, प्रतिषेध है। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्र और गरिमा की रक्षा के लिए बना है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए लागू होता है। चलिए, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जो बाल श्रम पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। यह अनुच्छेद जो बालक है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने के लिए क्या है, अनुमति नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। यह प्रावधान शोषण को रोकने, बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच मुहैया कराने के लिए है। मान लो अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम धंधे में लग गया, तो ऑब्वियसली वो पढ़ नहीं पाएगा, है ना? और कारखानों में काम कर रहे हैं, जानलेवा खदानें हैं, वहां पर मिल माइल्स में काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, गलत है। और ये गलत किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी लोगों को करण की आजादी, धर्म को मानना, आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार धर्म से संबंधित है। आर्टिकल 25 ऐसा आप ध्यान रखें, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब आर्टिकल 25 के तहत है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी में से आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। आर्टिकल 27, जिसको सीरियस होके पढ़ना है उनके लिए ये सीरीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखो, आर्टिकल 25 आपको धर्म को मानने, प्रचार प्रसार
आदि की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप हमें चंदा दो, है ना? ये आपको तुरंत आर्टिकल 27 इसके ऊपर क्या कर देता है, एक तरह से प्रतिबद्ध हो जाता है ना, कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 27 में लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय को के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसे अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो वो आर्टिकल 32 है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या होता है, 5 तरह की रीट जारी होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, ये 5 तरह की रीट है जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जारी करता है, और आप वहां पर जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसलिए ही आर्टिकल 32 को क्या बताया गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और किसने कहा है, ये हमारे अंबेडकर जी ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में जो है डीपीएसपी है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये शासन में मौलिक है, राज्य का कर्तव्य है, संविधान के भाग 4 में शामिल है। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में लागू नहीं होते। मतलब आप नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि यह राज्य के कल्याणकारी कार्य को करने के लिए क्या है, बनाए गए हैं। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल राज्य मिशनरी या मशीनरी के कामकाजों में किया जाता है। इन सिद्धांतों को सामाजिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 39 ए, निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। निशुल्क एवं कानूनी सहायता का प्रावधान है किसके तहत, 39 ए। यह अनुच्छेद समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देता है। यह अनुच्छेद सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है ना? मान लो किसी केस में कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति फंस गया, मान लो उसको वकील नहीं मिल रहा है, तो वो किससे सहायता मांगेगा? तो आर्टिकल 39 ए कहता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको आप क्या करेंगे, निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करेंगे, है ना? आर्टिकल 40 भी बहुत 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 आईएमपी है। यह ग्राम पंचायतों के संगठन, उन्हें स्वशासन की शक्तियां देने के बारे में बताया गया है। मतलब कि आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। चलिए, आर्टिकल 44, यह भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य नागरिक संहिता, सिविल कोड के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद का मकसद क्या है, कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को रोका जाए। एक समान कोर्ट सिविल संहिता लागू होना, है ना? ये अभी कहाँ पर है, ये गोवा में लागू है। अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। अनुच्छेद 47, ये पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। अनुच्छेद 50, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अलग करने का प्रावधान है, ताकि दोनों दोनों जो पालिका हैं अपने ढंग से कार्य कर सके। अनुच्छेद 50 के मुताबिक राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है। संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को क्या करना है, हासिल किया जा सकता है। मतलब अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 50 में क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अलग करना है। चलिए,
आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कहता है आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने की बात। उसके बाद आर्टिकल 51 जो है ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहता है ना। आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात। आर्टिकल 50 बात करता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग। 51A, 51A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 51A में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में, जो अनुच्छेद 50A के तहत स्थित है। 11वें मौलिक, पहले देखो, जो मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें किसी तरह के कोई मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976। और किस समिति के द्वारा? इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या किया गया? ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया। और जब हमने जोड़ा तब इसमें 10 ही जो थे मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको भी 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी, तो एक भी नहीं थी, क्योंकि मूल संविधान में किसी भी तरह का कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस समिति की अनुशंसा पे? तो ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। उसके बाद 10 ही जोड़े गए थे, 11वें नंबर का जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 52 से 53, आर्टिकल 52 से 53 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, जिनमें राष्ट्रपति का पद है, कार्यपालिका शक्ति, महाभियोग, शपथ, ये सब कुछ है। मैंने लिखा है, आप इसको रैंडमली पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताई है। फिर आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा चुना जाने की योग्यता। मतलब एक राष्ट्रपति ने अगर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो वो सेकंड टाइम भी राष्ट्रपति बन सकता है। 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 ये भी आईएमपी है और ये भी आईएमपी है। 61 में महाभियोग है, 60 में शपथ है। किसकी? राष्ट्रपति की। 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का विवरण है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये है वो 61 में है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 72, 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति को दंड पर रोक, क्षमा, दंड में छूट आदि जैसे तरीकों से निर्णय लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 72 का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रपति को एक शक्तिशाली शक्ति प्रदान करना है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सजा, मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल, है ना,
मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल ये स्पेशल बना देता है। यहाँ पर स्पेशल कैसे बना देता है अभी मैं बता रही हूँ। द्वारा सजा पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। देखो जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के गवर्नर, उनको भी जो राष्ट्रपति को जैसे क्षमा क्षमा में और जो दंड है, सॉरी, जो दंड वगैरह होते हैं, कठोर कारावास है तो उसको कम में चेंज करना, है ना, या किसी कारावास को माफ करना, ये शक्तियां उनके पास भी है। किनके पास? राज्यपाल के पास। लेकिन जो मार्शल कोर्ट के द्वारा किसी पर सजा लगाई गई है, और मृत्युदंड जो है, मृत्युदंड जो है सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है पूर्णतः। ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, इसलिए ये आईएमपी बन जाता है। 76 भी बहुत आईएमपी है, जिसमें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की से संबंधित है, मतलब इसकी व्याख्या है। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, इसकी नियुक्ति होती है। 80 में 79 में संसद का गठन है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मिलकर बनती है। 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, और 81 में लोकसभा, है ना, सरला सरला, ये 69, ये 80 और ये 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 42 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, किसमें? राज्यसभा में। चलिए आगे चलते हैं। 81 अभी बता दिया मैंने आपको कि इसमें लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संयुक्त बैठक के बुलाने की प्रक्रिया बताता है। संयुक्त बैठक मतलब कि लोकसभा के सदस्यों को भी बुलाना और राज्यसभा के सदस्यों को भी बुलाना, और ये जो बुलाने का काम है, ध्यान से सुनना, बुलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति जी करेंगे, और जो बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, या वो भी नहीं है तो फिर कौन करेंगे? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो नहीं करते हैं, है ना। चलिए, फिर अनुच्छेद 109 धन विधेयक से जुड़ी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। एक सेकेंड, देखो ये थोड़ा सा इसमें कुछ रह गया। धन विधेयक या संविधान संशोधन संयुक्त बैठक किस पे बुलाई जाती है? सामान्य विधेयक पर। ठीक है, सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक पर और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए 109 धन विधेयक से जुड़ी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। धन विधेयक को लोकसभा पारित करती है, इसके बाद राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा में वापस भेजती है। लोकसभा राज्यसभा की जो सिफारिश है उसको स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अगर लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो भी धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। के कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो लोकसभा की है। लोकसभा ने सिर्फ ये समझ लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए वो विधेयक राज्यसभा में पहुंचाया। राज्यसभा कह रही कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के सदस्य द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसे या तो मान भी सकता है या ना भी माने। ये राज्यसभा पर, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों स्थिति में माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, धन विधेयक क्या माना जाता है? पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये आज आप अच्छे से इसको रीड कर ले, पढ़ ले। बहुत जो अनुच्छेद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में
मैं इसके आगे का पूरा आपको करवा दूंगी। ठीक, ठीक है। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुट के पढ़ते रहिए, लगे रहिए। सिलेक्शन होगा, 100% होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।